नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 10 कृषि और मृदा का पार्ट 2 है। पिछले कुछ समय से मेरे कुछ वीडियो लॉन्ग हो जा रहे हैं और इसका रीज़न है कि किसी भी प्रश्न को समझाने में थोड़ा समय लगता है। यदि आपको लगता है कि वीडियो बड़ा है तो आप उसको रोक रोक कर 2 पार्टों में देख सकते हैं। आप वीडियो के प्रत्येक पार्ट को देखें और प्रत्येक पार्ट को पूरा देखें, जिससे कि आप विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यदि अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, मसालों का घर किसे कहते हैं? मसालों का घर किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है गोवा, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है केरल। तो जैसा आपको पता है मसालों का घर कहा जाता है केरल को, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसर की खेती होती है, आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है जम्मू कश्मीर में, तीसरा है उत्तराखंड में और चौथा है आपका सिक्किम में। आपका एक जानकारी के लिए बता दें कि केसर की खेती होती है, आपका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी। तथा कुछ अन्य जो मसालों के प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में ये डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। काली मिर्च की खेती फेमस है, आपका काली मिर्च यहाँ पे एक साथ होना चाहिए, अलग अलग हो गया है। काली मिर्च केरल, इलायची आपका केरल, लौंग जो है केरल, दालचीनी केरल, तेजपत्ता केरल, अदरक आंध्र प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश, धनिया राजस्थान, जीरा राजस्थान, मेथी राजस्थान, केसर जम्मू कश्मीर, सौंफ पंजाब, लहसुन हरियाणा, अजवाइन बिहार और सरसों के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध जाना जाता है। यहाँ पे पुनः है कि केरल को मसालों का बगीचा या घर कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अनानास के लिए, दूसरा शहतूत के लिए, तीसरा लीची के लिए और चौथा चीकू के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका पूरा डायग्राम मैंने पार्ट 1 में दिया है, फिर भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो अनानास के लिए फेमस है आपका पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी। अनानास के लिए फेमस है आपका पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी। दूसरा है शहतूत, तो शहतूत के लिए फेमस है आपका अमृतसर, जो पड़ता है आपके पंजाब में। अमृतसर जो आपके पंजाब में पड़ता है। उसके बाद लीची के लिए मैंने कई सारे शहर बताए थे, जैसे आपका देहरादून, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और बिहार का मुजफ्फरनगर, ये सभी के सभी लीची के लिए प्रसिद्ध है। तथा चीकू के लिए महाराष्ट्र का दहानू जो प्रसिद्ध है चीकू के लिए महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे पूछा था पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है, तो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके अनानास के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था, अजवाइन सबसे ज़्यादा आपके बिहार राज्य में उगाई जाती है, लेकिन एक नज़र डालते हैं सभी पे। तो आपका हरियाणा में सबसे अधिक मात्रा में लहसुन उगाया जाता है। हरियाणा में लहसुन, बिहार में अजवाइन, राजस्थान जो प्रसिद्ध है आपका, राजस्थान प्रसिद्ध है जीरा और मेथी के लिए। और केरल आपका काली मिर्च, इलायची, सौंफ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो हालांकि यहाँ पे पूछा हुआ कि अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो अजवाइन जो उगाई जाती है सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में उगाई जाती है, और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी।
अगला है स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है, उगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी जो बहुत ही रसीली होती है, उगाई जाती है। आपका ऑप्शन है जलगांव महाराष्ट्र में, दूसरा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, तीसरा है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और चौथा है गोवा में। तो आइए सब पे एक नज़र डालते हैं। तो महाराष्ट्र का जो जलगांव है वह प्रसिद्ध है केला के लिए, केला के लिए। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है वह प्रसिद्ध है लीची के लिए। महाबलेश्वर महाराष्ट्र जो है वह प्रसिद्ध है स्ट्रॉबेरी के लिए। और गोवा जो प्रसिद्ध है वह प्रसिद्ध है काजू के लिए। गोवा जो प्रसिद्ध है वह प्रसिद्ध है काजू के लिए। तो हालांकि यहाँ पे पूछा था स्ट्रॉबेरी के बारे में, जो बहुत रसीली होती है, उगाई जाती है, तो आपका आता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। पहला है उसमें अधिक जल होना, दूसरा है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, तीसरा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और चौथा है मिट्टी कठोर होगी। तो यहाँ पे कायिक रूप से कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी का पहचान ही होता है कि मिट्टी में लवण और सांद्रता अधिक होती है, उस मिट्टी में लवण और सांद्रता अधिक होती है। और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है हरी खाद से क्या तात्पर्य है। हरी खाद से क्या तात्पर्य है, और आपका पहला ऑप्शन है फसलों में कृमिनाशक डालना, दूसरा है आपका लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, आपका तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, और चौथा है फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो यहाँ पे हरी खाद से तात्पर्य है कि लेमिनस पौधों को हरी फसल उगाना। पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरे डिटेल में मैंने पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो आप वहाँ से हरी खाद, कंपोस्ट खाद क्या होता है, इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपका पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पतन और चौथा है वृष्टि। चौथा है आपका वृष्टि। तो यहाँ पे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। वृष्टि होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक कृषि को प्रभावित करने वाला आपका कारक आता है वृष्टि। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। पहला है चींटी, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है तितली। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि केचुआ जो होता है वह किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि को चाल कर पोपला बना देता है, जिसके कारण उसमें अच्छे से हवाएं भर जाती हैं और वह भूमि उपजाऊ हो जाती है, और इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला आपका क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है आपका पहला वन एवं वन्य उत्पाद, दूसरा है सिल्क, तीसरा है फूल और चौथा है उर्वरक। चौथा है आपका उर्वरक। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो है वन एवं वन उत्पाद से संबंधित होता है, और इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला क्वेश्चन है झूम खेती होती है। झूम खेती होती है पहला है आपका केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है मेघालय और चौथा है तमिलनाडु। तो यहाँ पे मैंने बताया था झूम खेती को आपका स्थानांतरित या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम खेती को हम स्थानांतरित या कर्तन एवं दहन के नाम से भी जाना जाता है, और यह खास करके भारत में उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जैसे कि मेघालय
उसके बाद नागालैंड और मिजोरम आदि राज्यों में होते हैं। तो यहाँ पे झूम खेती का सही ऑप्शन आपका आता है सी मेघालय। तो झूम खेती कहाँ पे होता है? मेघालय राज्य में। इसे स्थानांतरित या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह खास करके फेमस होता है आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ पे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम प्रमुख हैं। अगला है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? पहला आपका है चावल, दूसरा है गन्ना, तीसरा है गेहूं और चौथा है मक्का। तो यहाँ पे जो आपका गेहूं का फसल है वह खरीफ की फसल नहीं है। तो आइए एक नज़र डालते हैं फसलों के प्रकार पे। तो विभिन्न जलवायु कारकों, तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा के आधार पर भारत में 3 प्रमुख प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। आइए रबी की फसल में देखते हैं। रबी की फसल, इनकी बुआई, ये फसलें शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर में, याद रखना, ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आते हैं। अगला आपका आता है खरीफ। ये फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है और इनके अंतर्गत चावल, मक्का, कपास, प्याज, मूंगफली आदि आते हैं। तीसरा आपका आता है जायद की फसलें। ये अप्रैल से जून तक के महीनों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, तुरई इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं और इसी अप्रैल से जून के महीने में इनको काट भी लिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जायद की फसलें कहते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों फसलों को एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन जानकारी को लिख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहार में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार में लीची के उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? पहला आपका गया, दूसरा पटना, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा जहानाबाद। तो जैसे मैंने बताया कि पूरे भारत में 3 क्षेत्र हैं जो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। देहरादून जो पड़ता है आपका उत्तराखंड में, दूसरा आता है आपका सहारनपुर जो पड़ता है आपके यूपी में, और तीसरा आता है आपका मुजफ्फरपुर जो पड़ता है आपके बिहार में। तो लीची उत्पादन के लिए बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है चना, तीसरा है मूंगफली, चौथा है कपास। तो जैसा कि यहाँ पे पता है आपको, चना जो है आपको रबी की फसल है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, चना आपकी रबी की फसल है। बाकी स्टेटमेंट के लिए आप पुनः रबी, खरीफ और जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उन जानकारी को ऊपर वाले क्वेश्चन से अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? आपका पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास, तीसरा है फास्फेट और आपका चौथा है कंपोस्ट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंपोस्ट खाद जो खास करके गोबर से बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद जो होता है फल सब्जियों के कचड़ों के द्वारा तैयार किया जाता है और यह आपका रासायनिक खाद नहीं आता है। रासायनिक खाद में हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके बनाते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका यूरिया, पोटास, आपका एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी के सभी किस में आते हैं? रासायनिक उर्वरक में आते हैं। और कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं? तो यह आपका फल सब्जियों के कचड़ों के द्वारा तैयार किया जाता है, इसे हम कंपोस्ट खाद करते हैं। और आपको मैंने बताया था गोबर की खाद, यहाँ पे जंतुओं के मल मूत्र होते हैं उसे गोबर की खाद कहते हैं। और तीसरा आपका आता है हरी खाद। तो हरी खाद के लिए हम क्या करते हैं? सनई, ग्वार, मूंग, उड़द बोते हैं और उनको खेतों में ही जोत देते हैं। जैसे कि हमारे साइड में फेमस है आपका ढैचा क्या है? आपके हरी खाद में आएगा। और कंपोस्ट खाद में फल सब्जियों के कचरे आते हैं। तो यह आपका रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, यह आपका कंपोस्ट खाद आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नील हरी शैवाल, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक और चौथा है वायरस। तो आइए इसके बारे में एक स्टेटमेंट सुनते हैं। दाल वाले पौधों की जड़ों में राइबोजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। राइबोजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा भी होता है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु भी करता है और उसके साथ साथ नीलहरित जो शैवाल होते हैं वो भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है नीलहरित शैवाल, ए वाला। तो यह क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइबोजियम जीवाणु और शैवाल दोनों करते हैं। तो यहाँ पे कोई जीवाणु जैसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें केवल एक ही ऑप्शन सही दिखता है, आपका नीलहरी शैवाल। आपका अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपका पहला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। यह भी बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झूम खेती में खेतों को जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है आपका कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यह भी बिल्कुल आपका सही है। पांचवा आपका है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ मैंने बताया था झूम खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट सही होता है 1, 2 और आपका 4। तो आइए देखते हैं कूट कौन सा मिलता है। तो इस प्रकार से आपका सही कूट होता है सी वाला। तो आपका सही ऑप्शन होता है 1, 2 और 4, सी वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा पहला अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, ये सही नहीं है आपका। दूसरा है कि केवल धान की फसल के लिए उपयोगी रहेगी, ये भी आपका सही नहीं आता है। आपका जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ये भी सही नहीं आता है। यहाँ पे कि भूमि बंजर हो जाएगी, तो ये आपका सही स्टेटमेंट आता है कि यदि एक ही खेत में बार बार धान की फसल बोता है तो एक ही प्रकार के उर्वरक प्राप्त करने के साथ साथ वह भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, भूमि बंजर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। पहला आपका ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा है जनवरी से मार्च और चौथा है अप्रैल से जून। तो यहाँ पर आपको पता है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और अक्टूबर महीने में वहाँ पे लीची के फूल खिलते हैं, जिसके कारण अक्टूबर से दिसंबर महीने में वहाँ के फूलों पर वह मधुमक्खियाँ जाते हैं और वहाँ से उनको शहद अच्छा मिलता है। तो जिसके कारण सही आपका महीना आता है अक्टूबर से दिसंबर। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। आपका अगला आता है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और आपका अगला आता है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो आइए कूट को हम देखते हैं। तो कूट के अनुसार हमारा स्टेटमेंट सही था बी, सी और डी, और यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन मिलता है सी वाला। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार के गांव में बहुत से किसान
अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर आपका सही समय होगा। अगला है आपका कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों को उपयोग करने से मृदा पहला उपजाऊ बन जाती है। यह बिल्कुल आपका गलत, उपजाऊ तो नहीं बनती है। दूसरा बंजर हो जाती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? भूमि बंजर हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन है किसी विशेष फसल की उपयोगी बन जाती है। तो ये भी आपका गलत होता है। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो ये भी आपका गलत है। तो एक ही तरह के फसल को बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से भूमि क्या होती है? बंजर बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला चैप्टर है जो कि आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है। आपका अगला चैप्टर है भौतिक विज्ञान से संबंधित, जो है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। और इसका वीडियो आपको 3 पार्टों में मिलेगा। इसका वीडियो आपको 3 पार्टों में मिलेगा और आप अवश्य करके इस वीडियो को भी देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा प्रत्येक वीडियो आपको 48 घंटे के बाद मिलता है। मेरा प्रत्येक वीडियो आपको 48 घंटे पर मिलता है। तो पुनः मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके फिजिक्स से संबंधित है, जल्दी आप लोगों के बीच आएगा।